एक आदमी डर से कांप रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। रूम में बैठे हर इंसान की नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी और उसके सामने एक आदमी बिना पलक झपकाए बस उसे घूरे जा रहा था। ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश ने धीरे से अपनी उंगली उस आदमी की तरफ उठाई और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, रामनाथ, उस रात तुमने हरिप्रदा का गला क्यों काटा था? रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। रामनाथ की सांसें तेज हो गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। ब्योमकेश भी अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस उसकी आंखें रामनाथ की आंखों में घुसती चली गई। फिर उसने एक और सवाल पूछा, और अब वो नीला हीरा कहाँ है? रामनाथ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई डिटेक्टिव नहीं, बल्कि उसका अपना डर खड़ा हो। कोलकाता की बारिश का अपना ही एक अंदाज होता है। कब शुरू हो जाए और कब रुक जाए कोई नहीं जानता। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और पिछले 4 दिनों से हम दोनों, मैं, अजीत और ब्योमकेश, घर के अंदर ही कैद थे। मैं तो किसी तरह वक्त काट रहा था, लेकिन ब्योमकेश, उसके लिए खाली बैठना किसी सज़ा से कम नहीं था। कभी न्यूज़पेपर के पन्ने पलटता, कभी खिड़की के बाहर गिरती बारिश देखता, कभी बिना वजह अपने पैर हिलाने लगता। मैं उसे इतने सालों से जानता था और उसके पैर की ये बेचैन हरकत एक ही बात बताती थी, उसके दिमाग को एक नए केस की भूख लगी हुई थी। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और सिगरेट के धुएं की हल्की सी परत। ये खामोशी कितनी और देर चलती ये तो पता नहीं था, इसलिए मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, कोई खास खबर है न्यूज़पेपर में? ब्योमकेश ने न्यूज़पेपर से नज़र उठाए बिना ही जवाब दिया, खबर काफ़ी सीरियस है। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। क्या हुआ? ब्योमकेश ने न्यूज़पेपर फोल्ड किया और बोला, 2 मुजरिम आज़ाद हो गए हैं। मैंने हैरानी से पूछा, 2? पहला शरद चंद्र का चरित्रहीन, जो दोबारा सिनेमा हॉल में रिलीज हुई, और दूसरा, ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रामनाथ नेयोगी। नाम सुनते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये रामनाथ नेयोगी कौन है? ब्योमकेश ने न्यूज़पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। फ्रंट पेज पे एक छोटी सी खबर छपी थी, मशहूर हीरा चोर रामनाथ नेयोगी 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा। मैं नाम पढ़कर भी उतना इंप्रेस नहीं हुआ। एक चोर के जेल से बाहर आने की खबर फ्रंट पेज पर क्यों छपी थी? ब्योमकेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये कोई आम चोर नहीं है अजीत। ये आदमी पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका है। रामनाथ नेयोगी देश के सबसे बड़े ज्वेल थीव्स में से एक माना जाता है। उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि पुलिस को अक्सर पता ही नहीं चलता कि चोरी हुई कैसे, और जब तक समझ आता, रामनाथ शहर से गायब हो चुका होता है। लेकिन फिर एक दिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी नज़र पड़ी महाराज रामेश्वर सिंह के कलेक्शन पर, और उस कलेक्शन में था एक ऐसा हीरा जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में कहानियां सुनाई जाती है, द ब्लू डायमंड। कहते थे उस हीरे की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। उसकी चमक जितनी खूबसूरत थी, उसका इतिहास उतना ही खूनी। और रामनाथ ने अब फैसला कर लिया था, यही हीरा अब महाराज का नहीं, उसका होगा। उस रात महाराज के महल में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह होते ही पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। महाराज के प्राइवेट वॉल से ब्लू डायमंड गायब हो चुका था। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग गई। हर नौकर से पूछताछ हुई, हर कमरे की तलाशी ली गई, और कुछ ही दिनों में पुलिस रामनाथ नेयोगी तक पहुंच गई। उसके घर रेड हुई, रामनाथ गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ब्लू डायमंड कहीं नहीं मिला। पुलिस ने उसका घर छान मारा, उसका बैंक अकाउंट चेक किया, उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन हीरे का कोई निशान नहीं था। कोर्ट में चोरी तो प्रूव हो गई, इसलिए रामनाथ को 7 साल की सजा भी मिल गई, लेकिन जिस हीरे के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो जैसे हवा में गायब हो गया था। और इसी बात ने इस केस को और भी अजीब बना दिया। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से ब्लू डायमंड कभी रिकवर ही नहीं हुआ था। 7 साल बाद रामनाथ जेल से बाहर आ चुका था। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस दिन हमारे घर की घंटी बजी। दरवाजे के बाहर खड़े थे महाराज रामेश्वर सिंह। महाराज रामेश्वर सिंह को देखते ही ब्योमकेश खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट नहीं थी, वहां एक डर भी था। फॉर्मल बातें खत्म होते ही ब्योमकेश सीधा मुद्दे पे आ गया। बताइए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मेरे सेक्रेटरी का कल रात खून हो गया। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ब्योमकेश ने बिना घबराए अगला सवाल पूछा, नाम? हरिपदा रक्षत। ये नाम सुनते ही ब्योमकेश ने न्यूज़पेपर की तरफ देखा, फिर महाराज की तरफ, जैसे उसके दिमाग में कोई कनेक्शन सा बन गया हो। महाराज ने बात आगे बढ़ाई, हरिप्रदा पिछले 7 सालों से मेरे साथ था, ईमानदार था, वफादार था, और मेरी हर पर्सनल बातें जानता था। कल शाम तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आज सुबह वो अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका गला किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया था।
लेकिन उसके रूम के अंदर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। और सबसे हैरानी की बात, रूम से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, न पैसे, न जेवर, न कोई डॉक्यूमेंट। तो फिर सवाल ये था, हरिप्रदा का खून किसने किया और क्यों? महाराज ने ब्योमकेश की तरफ देखते हुए कहा, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक मर्डर नहीं। मुझे डर है कि इसका कनेक्शन उस ब्लू डायमंड से है जो 7 साल पहले गायब हुआ था। ब्योमकेश ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस अपनी सिगरेट बुझाई और धीरे से बोला, चलिए क्राइम सीन देखते हैं। महल पहुंचते ही ब्योमकेश ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन उसका तरीका पुलिस से बिल्कुल अलग था। जहां पुलिस खूनी को ढूंढ रही थी, ब्योमकेश वजह ढूंढ रहा था। सबसे पहले उसने हरिप्रदा का कमरा देखा। कमरा बिल्कुल ठीक था, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं, ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खोला गया था। हरिप्रदा ने शायद अपने कातिल के लिए खुद दरवाज़ा खोला था। इसका मतलब कातिल कोई अनजान आदमी नहीं था। उसके बाद ब्योमकेश ने महल के हर नौकर और एम्प्लॉय से अलग अलग बात की। हर किसी से वही सवाल, कल रात हरिप्रदा का बिहेवियर कैसा था? लगभग सबका जवाब एक जैसा था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर एक नौकर ने ऐसी बात कही जिसने ब्योमकेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन पहले हरिप्रदा बाजार गया था। वहां उसकी मुलाकात अचानक रामनाथ नियोगी से हो गई। उसके बाद से वो बहुत घबराया हुआ रहने लगा था। ये सुनते ही ब्योमकेश ने तुरंत पूछा, तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? नौकर बोला, हमें लगा इसका मर्डर से क्या लेना देना होगा। ब्योमकेश कुछ देर तो चुप रहा, जैसे उसके दिमाग में पजल का पहला टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ गया हो। उसने धीरे से कहा, नहीं, इस बात का सबसे ज़्यादा लेना देना हो सकता है। अब तक पुलिस के लिए ये सिर्फ एक मर्डर था, लेकिन ब्योमकेश के लिए ये 7 साल पुरानी चोरी का दूसरा अध्याय बन चुका था। अगले दिन ब्योमकेश ने एक अजीब सी रिक्वेस्ट की। उसने महाराज से कहा, मैं चाहता हूँ कि रामनाथ नेगी को यहाँ बुलाया जाए, और सिर्फ रामनाथ ही नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर, महाराज और केस से जुड़े सभी लोगों को इस कमरे में मौजूद किया जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ब्योमकेश करना क्या चाह रहा है। ब्योमकेश ने शांत आवाज में बोलना शुरू किया, 7 साल पहले रामनाथ ने ब्लू डायमंड चोरी किया, लेकिन अरेस्ट होने से पहले उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उस हीरे को कहीं छुपा सके। सब चुपचाप सुन रहे थे। उसने बोला, मुझे लगता है उसने वो हीरा हरिप्रदा को दे दिया था। रूम में हल्की सी हलचल मच गई। रामनाथ ने तुरंत बात काट दी, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन ब्योमकेश उसकी तरफ देखे बिना बोलता रहा। हरिप्रदा उस वक्त महाराज के यहाँ काम नहीं करता था। वो रामनाथ का पुराना जाना पहचाना था। रामनाथ को यकीन था कि 7 साल बाद जेल से निकलकर वो हीरा वापस ले लेगा। अब ब्योमकेश ने पहली बार सीधा रामनाथ की तरफ देखा और बोला, लेकिन जब तुम जेल से बाहर आए, हरिप्रदा ने तुम्हें हीरा देने से मना कर दिया, इसलिए तुम दोनों बाजार में मिले। और उसी मुलाकात के बाद हरिप्रदा घबराया हुआ था। अब रूम में बैठे लोगों का चेहरा बदलने लगा। ब्योमकेश ने अपनी बात जारी रखी, उस रात तुम हरिप्रदा के कमरे में गए। उसने तुम्हें अंदर इसलिए आने दिया क्योंकि वो तुम्हें पहचानता था। तुम दोनों के बीच हीरो के लेकर बहस हुई और गुस्से में आकर तुमने उसका गला काट दिया। रूम में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने रामनाथ की तरफ देखा। महाराज की सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, अगर ये सब सच था तो ब्लू डायमंड अब है कहाँ? रूम में सन्नाटा था। सबकी नजरें अब रामनाथ पर टिकी हुई थी, लेकिन रामनाथ अब भी चुप था। न उसने अपना जुर्म कबूल किया, ना ही ब्लू डायमंड के बारे में एक शब्द बोला। ब्योमकेश धीरे धीरे उसके पास गया। उसने रामनाथ की आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, रामनाथ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार रामनाथ ने पहली बार सीधा ब्योमकेश की तरफ देखा। ब्योमकेश बोला, तुम शायद ब्लू डायमंड की कीमत जानते थे, लेकिन उसका इतिहास नहीं। ये हीरा सिर्फ बेशकीमती नहीं, मनहूस भी है। रूम में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ब्योमकेश ने अपनी बात जारी रखी, जिस जिस इंसान ने इस हीरे को अपने पास रखने की कोशिश की है, उसका अंजाम हमेशा बुरा हुआ है। किसी की मौत हुई, किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया। रामनाथ के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। ब्योमकेश ने एक और कदम आगे बढ़ाया और बोला, हरिप्रदा मर चुका है और अब हीरा अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। रामनाथ की सांसें तेज हो गई। उसने अपने कोट का कॉलर पकड़ लिया, जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अब भी वक्त है, उस हीरे से छुटकारा पालो। 1 पल, 2 पल, और फिर अचानक रामनाथ जोर जोर से कांपने लगा। उसने घबराहट में अपने कोट का एक बटन तोड़ दिया और फिर पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। रूम में मौजूद सब लोग एकदम खड़े हो गए। ब्योमकेश ने शांति से वो बटन उठाया। उसने उसे खोला और उसके अंदर से निकला ब्लू डायमंड। उसकी नीली चमक पूरे कमरे में फैल गई। ब्योमकेश ने हीरा महाराज की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आपकी अमानत। रूम में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। 7 साल से जिस ब्लू डायमंड को पुलिस ढूंढ रही थी, वो इतनी देर से सबके सामने था, बस किसी की नज़र उस पर नहीं गई थी।
महाराज ने हैरानी से पूछा, लेकिन ब्योमकेश, तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा बटन के अंदर छुपा था? ब्योमकेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं था, सिर्फ शक था। हरिप्रदा के मर्डर के बाद भी हीरा नहीं मिला। इसका मतलब कातिल उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन महल से निकलते वक्त उसकी तलाशी भी नहीं हुई थी। मुझे यकीन था हीरा उसी के साथ है, और जब मैंने रामनाथ को बताया कि ब्लू डायमंड मनहूस है, तो मैंने उसके दिमाग पर वार किया। मुझे लगा अगर हीरा वाकई उसके पास होगा तो डर उसे खुद उसकी छिपी हुई जगह तक ले जाएगा, और वही हुआ। रामनाथ ने अपने हाथों से वो राज खोल दिया जो 7 साल तक पुलिस भी पता नहीं लगा पाई थी। पुलिस रामनाथ को लेकर चली गई, महाराज अपना ब्लू डायमंड लेकर वापस लौट गए, और मैं बस ब्योमकेश को देखता रह गया। उसने एक बार फिर साबित कर दिया था, राज सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से सुलझाया जाता है।